नमस्कार। आज हम लोग नामवर सिंह के विषय में पढ़ेंगे। इनका लिखा हुआ पाठ प्रगीत और समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले नामवर सिंह के विषय में, उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ। जन्म स्थान था जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वागीश्वरी देवी एवं नागर सिंह, जो नागर सिंह शिक्षक थे, उनके माता पिता का नाम वागीश्वरी देवी एवं नागर सिंह। शिक्षा प्राथमिक आवाजापुर एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गांवों में। हाई स्कूल हीवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस। इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस। बीए और एमए BHU से क्रमशः 1949 एवं 1951 में। PhD BHU से में पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में। वृत्ति 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन। जनयुग साप्ताहिक दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति। 1987 में JNU से सेवा मुक्ति, पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्ति। 1993 से 1996 तक राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष। संप्रति आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। सम्मान 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। कृतियाँ बकलम खुद, व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी है, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचना है, कहना न होगा, साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संपादित पुस्तकें। अब हम लोग उनके विषय में थोड़ी और बात करेंगे। वो है डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा है। आलोचना, मेरे दोस्तों, इस पर बात करेंगे कि कविता लिखना, कहानी लिखना, साहित्य में कुछ भी लिखना, वो एक दूसरी बात है, और लिखने का पैरामीटर क्या हो, उसका मापदंड क्या हो, यह निर्धारित करने का काम आलोचक का होता है। मतलब आलोचक अपनी आलोचना से कलाकृति क्या की जो सही स्थिति है, सही पोजीशन, सही स्थान उसका क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण करते हैं। तो आलोचक का काम बहुत कठिन होता है। आलोचक को माना जाता है कि वो जनरल जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे थोड़ा वो ज़्यादा जानकार लोग होते हैं। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी पताका लहराए हुए हैं। ठीक है, ये आलोचक माने जाते हैं। तो शिखर प्रतिभा है जिनका विकास 20वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की शिखर प्रतिभा है, शिखर पर है, इनकी जो प्रतिभा है शिखर पर। स्वतंत्रता के बाद की उत्तर शती में, स्वतंत्रता के बाद जो बाद का समय, उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष। शताब्दी स्वतंत्रता के बाद के जो उत्तर शती है, शताब्दी पूर्ण आया और उसके करीब उत्तर शती में हिंदी भाषा और साहित्य में एक अभिनव उत्कर्ष
और उभार आया जिसे सामान्यतः लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाना जा सकता है। मतलब इस अवधि की जो रचनाएं हुई वे लोक मत को ध्यान में रख कर के हुई। मतलब लोकहित को सर्वोपरि माना गया। मतलब हिंदी साहित्य रोमांटिक दुनिया से निकलकर यथार्थ की धरातल पर अवतीर्ण हुआ, स्थिर हुआ, खड़ा हुआ। आलोचना के क्षेत्र में इस उत्कर्ष और उभार को नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जा सकता है। नामवर सिंह का साहित्य भी इसी उत्कर्ष और उभार को रेखांकित करता है। नामवर सिंह की आलोचना में गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहेज, सूक्ष्म समयबोध और लोकनिष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है। रूप एवं उसके अंदर जो है अंतर्वस्तु, उस दोनों का अध्ययन होता है। साहित्यिक जो कृतियाँ होती हैं, वर्क होते हैं, संरचनाएं, जो क्रिएटिविटी है और प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसी जो उस युग की है, गणित के फार्मूलों की तरह सहज और सपाट नहीं होती। उनमें समाज, व्यक्ति या इतिहास के तथ्य लेखकीय मानस में आभ्यंतरीकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं। मतलब ये है कि लेखक, महान लेखक साहित्य से प्रभावित भी होते हैं और साहित्य को प्रभावित भी करते हैं। वे समाज से भी प्रभावित होते हैं और समाज को प्रभावित भी करते हैं। समाज से लेते भी हैं और समाज को देते भी हैं। तो स्वभावतः आलोचक में सामान्य प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में एक विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील बौद्धिक निपुणता वांछित होती है। तो ऐसे व्यक्तित्व में क्या चाहिए? विद्वान के अलावा विद्वता तो उनमें होगी ही, जानकारी उनको होगी ही, ठीक है, तो वो उनको सहृदय भी होना है, कल्पनाशील भी होना है, बौद्धिकता में उनको निपुण भी होना है। नामवर सिंह में ये खूबियाँ बदस्तूर हैं। मतलब ये ऐसे कलाकार थे, साहित्यकार थे जो बुद्धिमान भी बहुत थे, यथार्थवादी लिखते थे और जन सामान्य की परिस्थितियों को ही अपने लेखन का आधार बनाते थे, मुख्य बिंदु बनाते थे। मतलब जो भी लिखना है जीवन से संबंधित ही, जीवन में जो कार्य करने के लायक है, बहुत ऊंची ऊंची उड़ान की जगह पर यथार्थवादी धरातल पर अपना पैर रखते हैं। आलोचक में संग्रह और त्याग का एक नित्य चेतन विवेक होना चाहिए। देखिए, आलोचना जब आप करते हैं तो आप में कितना क्या होना चाहिए? तो आप में संग्रह भी होना चाहिए, आपको पढ़ना भी है और त्याग भी करना है। अपना कुछ स्वभाव लगता हो, व्यक्तिगत आपके अंदर है, तो उसको त्यागना भी है, क्योंकि आपकी जो टिप्पणी होगी वो जनहित में होना है, वो समाजोपयोगी होना है। तो चेतन विवेक जो होगा उसमें कंसाइंस, वो विवेक कैसा होगा? वो चेतन, एकदम जागरूक विवेक, नीर क्षीर विवेकी बुद्धि, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला ज्ञान। तभी आप आलोचना कर सकते हैं, नहीं तो आलोचना जो आप करेंगे वह पक्षपात हो जाएगा। पक्षपात या निंदा ये आलोचना नहीं है। आलोचना है कि उसमें क्या है क्वालिटी, उसको भी उभारना है और क्या होना चाहिए था, इस पर भी थोड़ी दृष्टि डालनी है। तो ये पढ़ाई का मतलब है कि आप आलोचक बने। आलोचक बनने का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा अध्ययनशील होना चाहिए, कल्पनाशील भी होना चाहिए और अध्ययनशील भी होना चाहिए। कहना न होगा कि नामवर सिंह में ये विशेषताएं अपने निखरे हुए रूप में पाई जाती हैं। हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक तनाव भरा द्वंद्वात्मक संतुलन उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषता है। नामवर सिंह का अध्ययन विस्तृत और गहन है। साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों का अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नामवर सिंह ने किया है। साहित्य, भाषाशास्त्र, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य आलोचना
आदि विषय तो सीधे उनकी अभिरुचि और लेखन कर्म के अंग ही हैं। नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं और वे देश के शीर्षस्थ हिंदी प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। द्विवेदी जी स्वयं रविंद्रनाथ के संसर्ग में विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के आचार्य रह चुके थे। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत डॉक्टर नामवर सिंह को प्राप्त हुई, जिसे वे दूसरी परंपरा कहते हैं इसको। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह ही एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश अर्जित कर चुके हैं। नामवर सिंह को हिंदी आलोचना को एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। क्या किया इन्होंने? तो लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा से इन्होंने महिमामंडित किया। उनकी पहचान हिंदी के आलोचकों की गौरवपूर्ण परंपरा की एक अपरिहार्य कड़ी के रूप में की गई है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आधुनिक आलोचक के रूप में आज भी अपनी जीवंत उपस्थिति बनाए हुए हैं। इस पाठ्यपुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में हजारों वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक ज़रूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतरसंगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। नामवर सिंह की समीक्षा तथा सैद्धांतिक व्याख्या में रचनात्मक साहित्य जैसा लालित्य है। लगता है कोई ललित गद्य पढ़ रहे हैं। आमतौर पर समीक्षा की भाषा शुष्क और उबाऊ होती है, पर नामवर जी की भाषा और शैली बहुत प्रभावी है। सहज ढलान है उनके लेखन में। सीढ़ियाँ चढ़नी या उतरनी नहीं पड़ती। सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। वे मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं। संबोधन पद्धति से तर्क को जीवंत बनाते हैं। उनकी भाषा में विलक्षण लुसिडिटी होती है, मतलब मुलायमियत, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोच होती है, वो कठोर नहीं होती है। कटाक्ष है, व्यंग्योक्ति है, वक्रोक्ति है, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा है और विट है। विट मतलब बुद्धि। विट अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में लिखा गया विट। मुझे लगता है कि हिंदी का अच्छा शिक्षक होने के लिए अंग्रेजी का शिक्षक होना ज़रूरी है। मैं अंग्रेजी से एमए हूँ, तो इसका मतलब ये है मुझे हिंदी बहुत ही सहज मालूम पड़ती है। अभी देखिए हिंदी की टिप्पणी है और उसमें उन्होंने सीधे यूज कर दिया विट का। विट क्या है? तो बुद्धि। ठीक है, हरिशंकर परसाई ने यह टिप्पणी की डॉक्टर नामवर सिंह के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग आगे इस पाठ में पढ़ेंगे प्रगीत और समाज। सबसे पहले प्रगीत और समाज। यह प्रगीत का मतलब एक होगा वही कविता, इसको कहिए कविता, जो गीत गाने के लायक हो वह प्रगीत है। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। कविता पर क्या है? तो समाज का प्रभाव है।
इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। आलोचना भी कविताओं की सामाजिक उपयोगिता क्या है, इसी पर फोकस होती है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक मतलब गीत अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती हैं। वह कविता जो गेय हो, जिसको गाया जाए, वो प्रगीत है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ मतलब सच्चाई और व्यापक जीवन, विस्तृत जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रबंध काव्य मतलब जैसे कि रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं, न उनको उसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र हैं। आत्मपरक मतलब यह गीत गाने लायक जो कविताएं होती हैं प्रगीत, वह वैयक्तिक होती है, पर्सनल होता है। माना जाता है कि उसमें सामाजिक उद्देश्य कम होता है, कवि की अपनी आवाज़ उसमें ज़्यादा होती है, अपनी संवेदना होती है, अपनी अनुभूति होती है, उसकी सामाजिक उपादेयता उस हद तक नहीं होती। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सूरसागर भी उन्हें इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसीलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का ज़माना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्ति भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। अब छोटे छोटे गीत का ज़माना है, अब बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ने की फुर्सत किसको है। यह एक विचारधारा है, मतलब इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं साहित्य के ऊपर। यह बहुत बड़ा पाठ हुआ। 12th के आप स्टूडेंट्स हैं, आपके अंदर यह दृष्टि होनी चाहिए कि आप साहित्य को समझें, सिर्फ कविता या कहानी ना पढ़ें, बल्कि कविता और कहानी में एक्चुअली आलोचनात्मक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा इस पाठ में हो रही है। इसको बड़ी गंभीर चर्चा माने आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ है। तो आप देखते हैं कि ये माना जाता है कि बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ने का ही ज़माना नहीं है, अब छोटी छोटी कविताएं चाहिए। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इसीलिए ज्यों ही जयशंकर प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पंचशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। आचार्य शुक्ल को लगा कि ये सही माने में क्लासिकल साहित्य है, क्योंकि छोटी छोटी कविताओं में कवि की वो काव्यात्मकता नज़र नहीं आती। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। कविता के नए प्रतिमान
को जब इन्होंने लिखा, इनका कहना है कि उस समय इनको ये पूरा उनको उस बात की जानकारी नहीं थी, संभावनाओं का पूरा एहसास नहीं था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो वो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसीलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं हैं। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। तीव्रतम रूप में रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्यधर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी, जैसे सहर्ष स्वीकारा है और अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है। निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत या उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। उद्बुद्धता मतलब समझदारी के लिए। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ आप अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। सोनेट भी एक गीत का प्रकार है। 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलते हैं। वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, जैसे
आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत वैयक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न हो ही कहलाएगी। मतलब ये मुक्तिबोध और त्रिलोचन के ऊपर श्रीमान नामवर सिंह जी ने कमेंट किया, टिप्पणी की और बताया कि छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग बोलते थे कि बड़ी बड़ी कविताएं ही क्लासिकल हैं, शास्त्रीय हैं और उन्हीं से साहित्य की शोभा है। लेकिन अब ये बात हो रही है कि छोटी कविताओं में भी सामाजिक संदेश हो सकते हैं। कोई गीत गाकर भी सामाजिक संदेश को सुना सकता है। छोटी कविताओं को अगर हम कविता नहीं मानेंगे, उनको यदि यथार्थवादी नहीं मानेंगे, तो हमारी कविता की जो दुनिया है वो बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए ये डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या बोलते मुक्तिबोध और ये त्रिलोचन को छोटी कविताओं के जनक के लेखक के कवि होने के बावजूद उन्हें सामाजिक कवि की मान्यता दी और उनके साहित्य को उच्च दर्जे का साहित्य स्वीकार करते हैं। प्रसंगवश यहाँ नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहुमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम और तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सीखचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। तो ये टिप्पणी रही नागार्जुन के ऊपर डॉक्टर नामवर सिंह की। प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भावें उठें या तनें, तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी काव्य व्यक्तित्व है, चिरपरिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न। ये तीनों की जो कविताएं हैं, मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन की, ये परंपराओं से हटके है, ये नया टाइप है। इसलिए कुछ साहित्यकार, कुछ आलोचक इन लोगों को उस स्तर का साहित्यकार नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। साहित्य का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है और ये कवि भी महान कवि हैं। इनकी भी जो शैली है वो अभी साहित्य है और साहित्य का स्टैंडर्ड रूप है, अच्छा रूप है। इनको भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। अपनी वैयक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का, ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हों और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद का एक व्यक्ति का अरण्य रुदन मात्र नहीं है। यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं, मानस रामचरितमानस के जानकार भी मानते हैं कि विनय पत्रिका भी उच्च दर्जे की कविता है, उच्च दर्जे का साहित्य है, कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रविदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं,
बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठीं, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्य के विकास पर ये टिप्पणी। ऐसे पाठों को कंठस्थ कर लें, ये आपको सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आजीवन आपके स्तर को ऊंचा करेंगे। आपकी भाषण शैली ऊंचे स्तर की हो जाएगी। आप जो परीक्षाओं में उत्तर लिखेंगे तो आपको पर्याप्त अंक आएंगे। आपके पास बात कहने के लिए मटेरियल हो जाएगा और आप ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये ऐसे पाठों को पूरी तरह आत्मसात करें, इसके हर पन्ने को रटें। ये बहुत ही जीवन उपयोगी है। प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में कविताएं रोमांटिक भी लिखी गईं। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया। लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। विद्रोही कविताएं थी तो विद्रोही कविताएं भी सामाजिक ही होती हैं, ये कहना चाहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचकों की दृष्टि से में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बद्धमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। चूँकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसीलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है। फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। कवि व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी। इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी, माने अपने से अलग भी हो और अपनापन भी हो। मतलब तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कविता इस प्रकार है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलकें डूबी ही सी थीं, पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं न मैं कुल,
जीवन कण समूह में हूँ मैं केवल, एक कण कौन सहारा, मेरा कौन सहारा। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोर्नो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूँगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों को की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। इस सांसत की स्थिति में से उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। आप सिर्फ अपनी भावना से बाहर निकलिए और जन सरोकारों की बात को आगे उठाइए। निस्संदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया थी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक उस हद तक प्रगीतात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जब वो सीधे सामाजिकता को स्वीकार की तो कवित्व भी नष्ट हो गया, कवित्व से भी वंचित हो गई, क्योंकि गीत तभी गाएगा आदमी जब अपने मन की बात गाएगा। जल्द ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने, यदि वह संवेदनशील हुआ, तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर्गुहावास या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्ति बोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः बहिर्संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही हैं जिनके ब्यौरे में जाने का समय संप्रति नहीं है, नहीं तो लेख और लंबा हो जाएगा। प्रसंगवश इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाज़ा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध में जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्दी ही खत्म हो गया। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी ही, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्यभिमान, प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रत्याश्वस्ति जैसा कुछ अवश्य है। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झाँक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नज़र है और कोशिश है कि उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमटकर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज कि एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत वैयक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में और फिर मैंने कविता के लिए नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह
प्रगीतात्मकता छंदों की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन मतलब कम बोलना ज़्यादा बोलने से ज़्यादा शक्तिशाली है। और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। बिना हाथ पांव भांजे भी आप बोल सकते हैं। कभी कभी ठंडी आवाज़ भी बहुत गर्माहट रखती है। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शरद बिल्लौरे की तय तो यही था। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। अब यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में इतना ही हम लोग पढ़े कि ये साहित्यिक जो विद्वान होते हैं वो साहित्यिक मापदंड बनाते हैं, और नए जब लेखक या कवि आते हैं तो वो लिखते हैं तो अपने विचारों को, अपने भावों को कहते हैं, तो पुराने वाले उनका विरोध करते हैं कि ये शास्त्रीय नहीं हुआ और साहित्य के मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरा, इसलिए वो उसकी आलोचना करते हैं। और जब नए वालों की संख्या बहुत हो जाती है तो पुराने वाले हार पछताकर नए वाले को मान्यता प्रदान करते हैं कि वो अभी साहित्य का एक भाग है। तो नए वाले को मान्यता मिलने में बड़ी देर होती है, उनको जद्दोजहद करनी होती है। तो आगे जाकर के डॉक्टर नामवर सिंह ने सभी ग्रुप, सभी समूहों के कथाकारों, कवियों पर टिप्पणियाँ की और बताया कि नए नए जो काव्य लिखे जा रहे हैं उनमें भले ही कुछ कमी हो, लेकिन वे भी अंततः साहित्य के ही अंग हैं, और वह भी व्यक्ति की भावना ही है जो साहित्यिक प्रतिभा के साथ व्यक्त हुई है। तो किसी की आलोचना करना का मतलब उसको अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि उसकी सही स्थिति को स्वीकार करना है, उसको सही स्थिति की पहचान करनी है। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का लिखा है निबंध, आप इसको पढ़ेंगे बार बार। अभी आपने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रश्नवाचक जो प्रश्नोत्तर है वो बाद वाले वीडियो में करेंगे। आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।